अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बसमा खान। स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई ने रऊफ़ हसन वाले मामले पर जो है जुडिशल इंक्वायरी बिठाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगली दफ़ा इस तरह का कोई हमला हुआ तो हम एहतजाज की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम पुलिस की जो FIR है उसको भी मुस्तरद करते हैं। साथ ही साथ अगर हम डिस्कस करें, हुकूमती इत्तेहाद ने अदलिया को भी अब निशाने पर रख लिया। दूसरी जानिब फैसल सब्जवारी साहब जो हैं, आज सेनेट का इजलास जारी था और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम भी जो है फैसल वावडा की तरह अपने पे उंगली उठती हुई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ कहते हैं कि अगर हमारे पे उंगलियां उठाई जाएंगी तो हम भी इसका सवाल करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि हुकूमत का बजट में सख्त मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से रखने का फैसला किया गया। वफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान अभी मुज़ाकरात जारी हैं। आगे बजट आने वाला है, देखना ये होगा कि मज़ीद कितनी जो है वो शराइत रखता है IMF। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या लगता है अब जो है रऊफ़ हसन साहब वाले मामले पर जुडिशल इंक्वायरी बनाने का मुतालबा कर दिया PTI ने? देखिए, सारे मुतालबात एक जगह, जो मगर एक रियलिटी आज मुझे पता चली है इस्लामाबाद पुलिस की, वो है कि उन्होंने ख्वाजा सरा से ना मदद मांग ली। उन्होंने कहा हमें हमारी मदद करें मुलज़म पकड़ने में। तो अब तो गेम तो सारी उनके हाथ में है। तो इनको मैं क्या मदद मांगी यार जी, पंजाबी जिन्होंने खुसरे कहने हैं, क्या मदद क्या मांगी कि यार हमें जो मुलज़म है जिन्होंने ये सारा काम किया उन्हें गिरफ्तार नहीं हम कर पा रहे। मतलब मसला ये है कि मैं 12 साल का भी जो बच्चा है ना, वो ऐसे ऐसे करके टीवी देख रहा है और देखो मामू जी, ये देखो ये बंदा है, इसने बंदे नहीं पकड़े, वो बंदा पछाने जा रहे हैं बंदे। तो उन्होंने ना ख्वाजा सरा से मदद मांगी है। तो हमारी तो मेरी ख़ास तौर पर, हम दोनों लाहौर शहर के रहने वाले, तो हमारी जो वोकैबलरी है ना, हमें बड़ा मुश्किल आता है इसमें। जो हमारे सानू तो ना मरदानगी का तासर ही रखा जी, वो तुम मर्द हो, तुम ये करो वो करो। मैं तो रात को मां ने कहना दही लैर चले, मैं कहना मैं नहीं जाना, तो खुश रहा। मतलब हमें तो वीकनेस जो थी ना हमारे ज़माने में, जो आपकी वीकनेस है, शायनेस है, दैट वाज एसोसिएट विद बीइंग नॉट मर्द होना। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है कि हमारे यहाँ जो नई मर्दानगी के सारे तस्वुरात है, और एक्सट्रीम ये हुई कि पुलिस को मदद की जरूरत पड़ गई उनकी। तो ये तो एक बात है। अब दूसरी बात है, थोड़ी सी संजीदा बात करते हैं। देखिए, कहानी क्या है, आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, वो ये जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला नहीं है। वो राना बताएगा कि आपको क्या उस जमाने में कदाफी स्टेडियम आया, भुट्टो तो भर गया, वो गोल बाग गया तो लाखों ही लोग चले गए, सारे। अब कहाँ गेम आ गई है सारी इमेज की, सोशल मीडिया। अब कौन सी, और वो भी PTI जो PhD है इमेज खेलने में, जो PhD है सोशल मीडिया में। मतलब मैं खुदा ना खासा, मुझे गलत ना लेना, अब ये कितना तकलीफ दे इमेज है। कोई इंसान हो, उसको कट लगा हो, और वो तो बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। मैं हमेशा कहना शुरू कर दो, मुझे लगता है कि शहबाज हुकूमत ज़्यादा काम PTI के लिए कर रही है। उनको अगर बंदे पकड़ेगी, उनको सजा देगी, तो वो जो हमदर्दी का प्रेशर है वो कम होगा। अब मैं ऐसे ऐसे इमेजेस देख रहा हूँ सोशल मीडिया में अपने रऊफ़ साहब के को। मैं हालांकि एक नॉर्मल एक इंसान हूँ, मैं सोचता हूँ ख़वातीन खास तौर पे, बच्चे, उनके लिए तो लव होगा। तो आपने उनको मौका दिया। अब वो देखें, अब आज उन्होंने कहा दहशतगर्दी का मुकदमा करें, वो आपने वो भी नहीं किया। उन्होंने और देखिए, प्ले में एक बहुत बड़ी वो पॉलिटिकल सेंस ले गया, जिसकी मैं समझता हूँ जिम्मेदार खुद हुकूमत है। आप उनको फ़ायदा दे रहे हैं, आप उनको रास्ता देने को वो एहतजाज करें और वो मज़ीद पॉपुलर हो, दे आर हेल्पिंग दैम। बिल्कुल। राना साहब, क्या समझते हैं आप रऊफ़ हसन साहब के मामले पर ये पुलिस के जो FIR काटी है उस पर खुश क्यों नहीं है PTI? अच्छा, देखिए क्यों नहीं हो रही? मैं जो 9 मई का वाक़या हुआ, उसमें 90% गिरफ्तारियां फोरेंसिक एविडेंस पे हुई। ऐसे ही है। और वो बहुत आसान है अब तो मलिक साहब दुनिया में कि मोबाइल और उससे आप लोकेशन और ये वो सारा कुछ ठीक है। तो वहाँ पे वो जो आदमी वास्केट वगैरह पहन के उनकी वीडियो बना रहा था, फिर उनके साथ ही वो बमहलो याल वापस हुआ। तो इतना बड़ी गेम नहीं है। अगर हम 9 मई के मुलजिमों को पकड़ सकते हैं फोरेंसिक उससे, तो ये कौन सी इतने बड़े बात है, आपस की बात है। मलक तो इसको तो मजे आते हैं टिचकरियाँ करने के। तो इस्लामाबाद में कितने ख्वाजा सरा होंगे? सवाल मेरा ये है कि वो थोड़े से होंगे ख्वाजा सरा। 5 ही बड़े हैं यार, हैं कल 5 ही थे ना। अब वही 5, ठीक है ना। तो 5 ख्वाजा सरा, ये इस्लामाबाद में कितने होंगे? इतने ही होंगे ना। या फिर ये है कि हम ये समझे कि वो ख्वाजा सरा नहीं थे। और मतलब मेकअप किया हुआ था उन्होंने? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं अभी ज्यादा मेकअप तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं पकड़े जा रहे ख्वाजा सरा, तो फिर हो सकता है वो मेकअप की ख्वाजा सरा कोई, हाँ, कोई भी कुछ भी हो सकता है। हाँ,
क्योंकि ये भी बातें चल रही है ना कि जी वो नहीं थे क्योंकि उन्होंने कुसोने डेडे बड़े सन, तो वो क्या कहते, मैं ये समझता हूँ कि आप ना पीटीआई को जो मलिक साहब बात कह रहे हैं, ये हुकूमत अपनी नाहली और बेवकूफ़ी की वजह से पीटीआई को खेलने का मौका फराहम कर रही है। ठीक है, ये एक तरफ सहाफ़ियों की ज़बान काटना चाह रहे हैं बिल ला के, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अब जब ये बिल आ जाएगा तो मैं ये नहीं कह सकूंगा कि फॉर्म 47 वाले, फिर वो कहेंगे जी दिखाए कहाँ है आपके पास फॉर्म 45, यानी कि फिर हम चोर को चोर नहीं कह सकेंगे, डाकू को डाकू नहीं कह सकेंगे, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो ऐसे माहौल में जब उनकी सारी तवज्जो इंसानी हकूक के उसमें, वो कल का जो एपिसोड है वो मैं समझता हूं कि इन लोगों के लिए, शहबाज हुकूमत के लिए काबिल शर्म वाकया है, और ये शर्म वाकया इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। पीटीआई वाले तो सादा मान नहीं है, ऐसे ही ऊपर से उनका यहाँ से मुंह कट जाए फिर तो वो वैसे ही वावेला मचाएंगे। एक तो सोनी तो सुती पे उठी। मलिक साहब, हमलावरों का टारगेट मेरी गर्दन थी, पूरा मनसूबाबंदी के साथ वो लोग आए थे। रऊफ हसन साहब ने आज वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो लगता है आपको ये मनसूबाबंदी करके आए थे? देखिए बज़ाहिर तो लग रहा है, अब 5 इंसान हो, चाहे ख्वाजा सरा हो या खाली सरा हो, 5 बंदे, 5 बंदों ने एक बंदे को, अब सारी दुनिया ने देख लिया। अब तो एक मतलब हमारे ज़माने में तो आप सुन के हैरान रह जाइए, हमें कोई भी चीज़ के लिए सुबह का इंतजार था कि सुबह अखबार में पढ़ेंगे। अब तो ये मोबाइल ने तो मतलब ऐसे लगा हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब नया काम शुरू हो गया ना कि सुबह आपको 5 मिनट बाद आपको एक नई डायमेंशन से, ऊपर से किस तरह व्यू था, लेफ्ट से कैसे था, राइट से कैसे था, कल राना ने जिस तरह एक बड़ा एक एंगल जो ये दिया कि इतनी दूर से फुटेज बन रही है, तो इसका मतलब है फिर अच्छा उनकी स्टैंडिंग भी जो नज़र आ रही है वो भी बड़ी ऑर्गेनाइज लग रही है, जहाँ गाड़ी गुजरी है। मतलब अब मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी जो है वीडियो देखे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पॉइंट वही है कि आपने उनको ये जो वैसे आपस की बात है, ये खाली पॉलिटिकल मसला नहीं है, जो मर्जी कह लें, पाकिस्तान का सिटीजन इज मोस्ट ऑनरेबल। मतलब आप 1 मिनट के लिए भूल जाए इस मुल्क में पीटीआई है, वो तर्जुमान है, वो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, जो भी है। असल सवाल ये है कि यार ये पाकिस्तान बना है पाकिस्तान की आवाम के लिए, ये मेरा मुल्क है, मेरी रियासत का मुल्क है, मेरी फौज का मुल्क है, मेरी पुलिस का मुल्क, हम सब का ये कंट्री है। तो उसमें अगर हम ये फीलिंग देखिए, फीलिंग ही बड़ी नेगेटिव है। मतलब मैं समझता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं मैं फिल्मी बात कर लूँगा, मुझे तो अच्छा लगता है मेरे वज़ीर आज़म जाते हॉस्पिटल में जाकर अफसोस करते, उनकी तीमारदारी करते, उनको ब्लड देते, दिखाते कि यार आप हमारा सियासी इख्तिलाफ रहेगा, करते रहेंगे, मगर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है कि मरियम नवाज या हमारे वज़ीर दाखिला चले जाते। देखिए अब आप ईरान गए हैं ना, मेरा वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गया, वज़ीर दाखिला भी गया, अल्लाह माफ़ी दे, हमने कोई जाके वहाँ पे सदर साहब को जिंदा तो नहीं करा। तो अगर हम दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं तो अपने लोगों से क्यों नहीं करते? डेफिनेटली करनी चाहिए, इखलाकियात का दायरा तो रखना चाहिए। राना साहब, क्या समझते हैं आप, कुछ पीटीआई के लिए जो है वो माहौल साजगार होता हुआ नजर आ रहा है? शेख रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और आज हमाद अजहर भी मंजर यहाँ पर आगे, कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है सबको, परवेज़ इलाही साहब भी। हाँ देखें, परवेज़ इलाही साहब का कल हमने बात की थी अपने प्रोग्राम में, तो वो लगता है वो को सुन ली, मेरे ख्याल में साहब हमारी बात को सुनते हैं लोग। वो कल मैंने कहा था यार वो 72 साल की उम्र है, ये भी करें कि ज्यादा ना सुन लें, हाँ, और ख़ास ना सुने। तो बहरहाल वो आ गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जुम्मे तक मेरा गुमान है, कैलकुलेशन है कि शाह महमूद कुरैशी भी बाहर होंगे। अच्छा। और शाह महमूद कुरैशी परवेज़ इलाही के बाद बाहर आने वाले हैं, इस जुम्मे को आ सकते हैं। अच्छा। और ये जो हमाद अजहर साहब सामने आए ना, इसकी एक दिलचस्प स्टोरी है कि मलिक साहब, वो इमरान खान साहब ने कुछ लीडरों को कहा कि अब आप बाहर आ जाएं, कुछ को कहा कि नहीं अभी आप रहने दें और अभी आप सामने ना आए। मुराद सईद का भी हमाद अजहर कह रहे थे कि वो भी आ जाएंगे। मियां असलम इकबाल उनका भी है, लेकिन ये कि उनको तो अभी पंजाब असेंबली में हल्फ तक नहीं उठाने दिया। यानी आप डेमोक्रेसी की इंतहा देखें कि आप वो एक बंदे को अपनी मुखालफत में इस सतह पे आप चले गए कि असलम इकबाल को आप असेंबली में नहीं घुसने दे रहे, और आप मेरे हकूक का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? आप अपने रुकन असेंबली के हकूक का तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। वाह वाह, ठीक है ना। तो ये मगर यार देखिए, हमारा इतना सिविलाइज्ड मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क है कि इसहाक डार साहब कितने हज़ारों साल लंदन में रहे एज ए सेनेटर, उन्होंने हल्फ भी नहीं लिया।
मगर जिस दिन वो आए हमने फ़ौरन उनका हल्फ लिया और उनको वजीर बना दिया। देखा है, इतने अच्छे मुल्क में आप ऐसी कहाँ से ये बच्चे एग्जाम्पल ले आते तो हो? मलिक साहब उर्दू मीडियम है ना, आपको याद है वो हम कहते थे पुलचुक लेन देन, तो डार साहब की दफा पुलचुक लेन देन था, ठीक है ना। वो उसका यही होता था ना कि पुलचुक लेंगे भाई, तू आप सौदा ले गए, आप भूल गए, आप आ जाएं, फिर आके आप उस पर बात कर सकते हैं। उनका आ गया था तो सारा वो कुछ। पुलचुक लेन देन वो आए और उन्होंने आके कहा कि जी मेरी तनख्वाहें भी निकालें। और एक बड़े बहुत बड़ा जहाज दो उनको लेने गया। बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ। अच्छा फिर देखें, हम इंसानी हकूक के बड़े तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। जब इसहाक डार साहब अदालतों को मतलूब थे तब भी वो वज़ीर आज़म के तैयारे में फरार हुए Exactly. थे, और जब इसहाक डार साहब को अदालतों को नहीं मतलूब हुए तो वो तब भी खुसूसी तैयारे में बैलेंस हो गया ना। तो हम आम इंसान को बहुत अहमियत देते हैं, बिल्कुल। उसके इंसानी हकूक जो हैं वो पूरे करते हैं। अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं, ये जो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि जी क्या कहते हैं बंदे बाहर आए, इसकी दिलचस्प स्टोरी है मलिक साहब। अच्छा जी। स्टोरी सुना दो। पंजाब असेंबली के एक रुकन है पीटीआई के, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जी वो सियासी कमेटी की सारी बातें कहीं और जाके बता देते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। अच्छा ये वो रुकन है, अब मैं नहीं चाह रहा कि मैं को नाम मामूम, मुझे जो हम साफ़ी हैं जाहिर है, ये रुकन असेंबली जो है इनकी दिलचस्प बात यह कि जब 9 मई के तकरीरें वगैरह का प्लान हुआ ना, तो इन्होंने कहा ना मेरा विचनाना पड़ा, इनका नाम भी थाने वो तोड़ फोड़ के मुकदमे से निकाल दिया खारिज गया कर दिया है, जब जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है ना अभी तक वो अभी तक, और वो आज हॉस्पिटल भी चली तबीयत गई। खराब है उनकी। एक 72 साल की कैंसर वाली खातून जो गर्मी है की वजह आज से उनकी गर्मी तबीयत की खराब शिद्दत है। से बेहोश हो गई। तो मैं तो ये फिर कहूंगा, जो मलक अभी बात कर रहा था, मलक तो इतनी बड़ी बात कर रहा था कि शिवाजी साहब जाए तीमारदारी करने, जाना मैं कह रहा हूँ कि चाहिए, तब ना जाए तीमारदारी करने, लेकिन कल को आपने भी इसी चक्की में पिसना बिल्कुल है, ऐसे ही है। कल आपने फिर इसी चक्की में आपने भी आ जाना है। नहीं, इसमें अगर आपको इखलाकियत याद रूल सबके लिए होने होगा, चाहिए। आपको याद होगा जब खान साहब गिरे थे स्टेज से, अपनी 13 की इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो नवाज शरीफ गया था। चलो मान ले आप पॉलिटिकल गए थे यार, लोगों को नहीं अच्छा गए लगा थे, था, हाँ। मुझको बंदे अच्छा लगा था ना। खान साहब की अपनी एक होगी पर्सनैलिटी जो भी है, मगर बड़ी इंसानी बात लगी थी, मुझे अच्छा लगा था। मैंने हर बंदे ने तारीफ भाई की। जरदारी साहब और ने मजे की बात है, लास्ट जो कमेंट है, देखिए अगर आप ईमानदारी से देखिए, बेनिफिट तो नवाज शरीफ को हुआ था, गुड इमेज तो आपका बना था। अगर शहबाज शरीफ कल चले जाते हमारे वजीर आजम साहब, तो good मैं point ईमानदारी है। से समझता हूँ फायदा तो शहबाज को होना था कि यार अच्छी हाँ, कुछ ना भाई कुछ- अच्छा वो जो बात में कह रहा था ना कि फिर ये एक खलबली मची कि जी ये तो फिर ऐसे काम खराब हो रहा है, जिसपे इमरान खान ने पंजाब की क़यादत के कुछ लोगों को कहा कि आप बाहर आएं अच्छा। और आके ना फेस करें, ताकि ये जो बीच में गेम पड़ रही हाँ, ये है, जरा कार्रवाई पड़ रही clarity है, ये आए। रुक जाए। हाँ। इसलिए ये असद उमर और हमाद अजहर और ये वो लोग बाकी बाहर लोग आ रहे हैं। ठीक। मलिक साहब, परवेज़ लाही साहब को रिहा कर दिया गया, पहले भी रिहाई मिलती थी, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ये काफ़ी टाइम ये सिलसिला चला, अब उन्हें फाइनली रिहा कर दिया, तो कहीं ना कहीं तासुर दिया जा रहा है कि पस पर्दा कोई डील हो सकती है। क्या परवेज़ लाही कोई फ्यूचर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप? देखिए, आप इसको डील नहीं कह सकते, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना पड़ेगा और पास पॉलिटिकल कल्चर को भी समझना पड़ेगा। इसके भी बानी मैं अपने नवाज शरीफ को करार दूंगा। अगर आप देखें, जब नवाज शरीफ जितना अग्रेसिव होता है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो शहबाज शरीफ साहब उतने ही नरम हो जाते हैं। वैसे वो अक्सर नरम ही रहते हैं। अब इसी तरह पीटीआई भी इंसानों का एक ग्रुप है, कुछ ग्रुप है वो बहुत हार्ड पोजीशन लेने वाले हैं और अकाउंट में नंबर 1 है, नंबर 1, और कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि पासन की रियलिटी जो है ना वो दरमियानी रहा है। मैं थोड़ी सी दरमियानी सी बातें करना चाह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने हम खड़े नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। अब आप समझे, अभी तक कल तक की मैं बात कर रहा हूँ, 9 मई से एक बंदा जिसका नाम 9 मई के किस्से में आगे उसकी बचत दी थी, वो इधर से गया तो उधर गिरफ्तार हो गया, इधर से जमानत हुई इधर गिरफ्तार होगा। ये है इंडिकेशन असल ठीक है कि परवेज़ लाई के 8 से 9 मुकदमात में नाम है। हाँ। यानी कि मैं आपको जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल कल्चर की बात सुनी, अब जिस बंदे के 8 से 9 मुकदमात में नाम हो, अगर उसको जमानत हुई है वो घर चला गया, तो इसका मतलब है कि That's something पीटीआई में 2 ग्रुप्स जो है ना वो अब आपको नजर आएंगे। एक राणे ने वो पहले बता दिया, कुरैशी साहब का, फवाद चौधरी में भी है, असद कैसर भी, ये वो लोग हैं जो कहते हैं आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें मगर लड़ाई लड़ूई ना करें, इस्टेब्लिशमेंट को आप आमने सामने ना रखें।
अब खान साहब का मसला ये हुआ, जो खान साहब ने लन किया लेटली, पहले उन्होंने किया कि उनको लगा ऐसे वो जितने वकील शकील आ गए हैं उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी, जिस तरह राना फर बोलता है वो बड़ी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, बड़े वीलॉग भी बड़े करते थे। अब खान साहब को किसी ने आके समझाया कि भाई अल्टीमेटली ये पॉलिटिक्स है और ये जिनका काम है उसी को साझे। तो मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ, कमाल ये देखें, आप देखें इमरान खान की, आप माइंड भी रीड करें। मैंने जितने आपको नाम लिए हैं, इंटरेस्टिंगली एक चीज़ जिसमें आपको समझना पड़ेगा, शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, वैसे फवाद चौधरी पे तो कांटा लगाया ना, कोई पार्टी का हिस्सा नहीं है। परवेज लाई है, जो आपके लास्ट इलेक्शन हुए ना जो ऑफिशियली, उसमें आपने सदर को अहदे खत्म कर दिए। आपने कहा जी एक चेयरमैन है वो अपना गौहर खान है, एक जनरल सेक्रेटरी है वो अपना अयूब उमर है। तो परवेज लाई की इस वक्त जो हसीयत है ना राना साहब, वो इस तरह ही है जिस तरह आपके मैं पीटीआई में हूँ या मैं कहूँ पीटीआई में। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? खान साहब की समझने की कोशिश करें। खान साहब को कहीं ना कहीं पता है कि कौन कौन बंदा जरा प्रो सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आप गौर करें, परवेज लाई और कुरैशी दोनों इस इलेक्शन में नहीं आए। अब इससे ज्यादा नहीं मैं बोल सकता। कितनी डीप बात है ये जो आपने शेयर किया। इसीलिए राणा साहब, आपको क्या लगता है परवेज लाई की जो रिहाई है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं? परवेज लाई साहब के हवाले से एक आम तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है और सारी सियासत सारी ज़िंदगी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन इस बार परवेज लाई साहब ने एक तपस्या से गुजर के, एक मुश्किल वक्त से गुजर के और अपने बेटे के साथ फिर चौधरी शुजात वगैरह से भी फासला करके एक बात तो साबित कर दी कि वो एक नजरिए के साथ खड़े हैं और वो डटे रहे उसमें, और वो इमरान खान के साथ पूरी तरह खड़े हैं। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, उसमें उन्हें तकलीफें उन्होंने झेली है, कोई छोटी बात नहीं है। एक 72 साल के आदमी को उठाकर डाले में आप ऐसे फेंक दें, ठीक है, वो बीमार है, उसको आप जगह जगह घसीटते फिरें, ठीक है। अच्छा, घसीटने में भी दो चीजें हैं, मलक और मैं हमें घसीटे जाए ना तो असी तो आप पे जमांदरू हुई मुश्किलें गुजरे, लोग के गए पखा ना चले एसी ना चले, हम कर जाए। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी सारी जो है वो एसीओ में, उनके वॉशरूम भी सेंट्रल एयर कंडीशन है, उनको पंखा भी लगा देना तब भी बात नहीं बनती होती। तकलीफ देखे अमीर आदमी के लिए जरा तकलीफ, राणे का दिल बेचारा आंसू आ गए यार। आई एम सॉरी राणा यार, बड़ा। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, खींच के ले जाए वो नॉर्मल बात है। नहीं, अमीर आदमी के साथ भी कुछ होना चाहिए। वो मलिक साहब आपकी नजर एक शेयर करता हूँ कि ए शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है। वाह वाह वाह, ये पाकिस्तान की कहानी। हम 24 करोड़ लोगों ने सारी जिंदगी ऐसी गुजार दी। जो तुम तकलीफ जिसे समझते हो ना वो नॉर्मल है, वो हमारी जिंदगी है। तुम्हारे लिए पंखा लग जाएगा, कूलर लग जाएगा तो भी मुतमईन नहीं हो। इस पाकिस्तान में 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक पंखा मिल जाए तो कहते हैं हमें बहुत बड़ी अयाशी होगी। ऐसे ही, ठीक है। जिनको एक कूलर मिल जाए तो कहते हैं हम अमीर लोग हैं, कूलर है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इनके लिए वो चीजें मैटर नहीं कर रही ना। आपको अच्छी चारपाई जिसपे चादर साफ सुथरी बिछी हो तो आपकी कमर दर्द हो जाएगी, क्योंकि आपको तो आदत है वो दूसरे गद्दों पे सोने की, ठीक है ना। तो वही चारपाई एक मजदूर को दे दे, उसको ऐसी गहरी नींद आई क्योंकि आज मैं बड़ी मंजे तो सुता में बड़ा मजा आया। सो परवेज लाई उस क्राइसिस से गुजरे हैं। शाह महमूद कुरैशी एक क्राइसिस से गुजरे हैं, उन्होंने फेस किया सारा कुछ। उनके साथ जिस तरह की बिहेव हुआ, वीडियो भी आई, उससे भी उन्होंने अपने आप को साबित किया। अब एक नया जुमला चल रहा है कि जी इमरान खान का दोस्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी है, ठीक है ना। दो दोस्तों की जोड़ी जो करण अर्जुन की जोड़ी जो है अब वो ये डेवलप हो रही है। सो इन लोगों ने तपस्या तो काटी है। और फवाद चौधरी ने पिछले कुछ अरसे से जितनी मुशक्कतें काटी हैं वो एक इमरान खान से मोहब्बत के नतीजे में ही काटी ना। अब ये अलग चीज है कि वो लोग जो बाहर थे वो उनको इसलिए भी नहीं एक्सेप्ट करने डरते हैं कि वो जरा तगड़ा आदमी है ना, तो वो मतलब हैवी वेट है और वो फिर उसके सामने बाकियों की दाल भी नहीं गलती। भाई ही इज अ मास्टर ऑफ मीडिया, तो ये भी बात है। लेकिन ये आखिरी एक जुमला, आई एम सॉरी ज्यादा बोल गया, कि ये जितनी भी रिहाइयाँ हो रही हैं आई डोंट थिंक सो कि कोई डील है। ये अदालतें जाहिर है एक वक्त तक ही आप किसी चीज को कैमोफ्लेज कर सकते हैं ना। आज भी
जब उन्होंने पूछा है मलिक साहब नए केस में जो इन्होंने वो बनाए हैं, राना डियर क्वेश्चन ये है कि जब आप 11 महीने जो बंदे को रिहाई उनको ये जमानत अदालत ने दी है, आपसे मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, मगर पहले जो हमारा 11 महीने की ट्रेडिशन थी कि यूं ही से आपको मुकदमा नया तैयार, तो इस बार कुछ तो अलग है। अगला मुकदमा नहीं बना, बस कुछ तो अलग है। मैं बताऊं, कुछ तो अलग है, राना साहब। वो एक मोटा आदमी ना कांटे से मटर खा रहा था, अच्छा। तो एक रह गया, वो जब मारता था मटर इधर चला जाता, उधर मारता था इधर चला जाता, तो थक गया जरा, तो एक आदमी ने कहा कि पहलवान जी हाथ ना चूके खा लो, कहते नहीं ये भी थक गया। अब मुकदमे बनाने वाले थक गया। मलिक साहब, क्या लगता है आपको, अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने भी जो है पीटीआई वालों से मुलाकात की है, उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है, तो क्या लग रहा है आपको, बातें तो कुछ जो चल रही हैं कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है? देखिए कुछ पॉजिटिविटी तो है ये फिर मैं पीटीआई वालों के लिए। मैं फिर इमेज पे जाऊंगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि दुनिया में रियलिटी क्या है ये पता नहीं, अल्लाह मियां को पता है या आप जैसे समझदार लोगों को पता है। दुनिया इमेज से चलती है। यूएनओ का वफद मिले, अगर ये पता लगे जिस तरह खान साहब से आके कहीं ये अमेरिकन आके मिले हैं, तो हमारे यहाँ जो आम आदमी है उसके लिए एक डिफरेंट मैसेज होता है। खास तौर पर गोरा साहब जब किसी से मिलने आगे, चाहे यूएनओ से अगर आ जाए, तो उससे ये लगता है कि दुनिया ताकत आपके साथ है। और जो एक इंसानी हमारी पॉलिटिकल एक कल्चर में ये भी एक चीज़ है, जिस तरह यहाँ ये कहा जाता है जी कि अमेरिका के इलेक्शन होंगे, अगर वो जीतेगा तो देखें पीटीए के लिए बड़ा असरअंदाज होगा, तो ये एक इमेजेस होती हमारी थॉट्स वैसे डेवलप हो गई हैं। जो फैक्ट है सच ये है कि यूएनओ की हुकूमत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हमको उनके गुलाम नहीं है, ना वो हमें हुक्म दे सकते हैं, मगर एज फार एज इम्प्रेशन गोज, एज फार एज इमेज गो, और ये इमेज आएगा। और इमेज में देखें कोई यूएनओ वाले यही पकड़ लें, रोव की तस्वीरें ले लें कि देखें जी हमारे साथ ये हो रहा है, पॉलिटिकली हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे पास केसेस हैं, तो अगर छोटी सी प्रेस रिलीज भी हो गई है, यूएनओ में कोई खबर मिली, तो उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली पीटीए को होगा। ऐसे ही है। नाज़रीन, अदलिया मुखालिफ जो है अब हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ हो चुका है, सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए दिखाई देते हैं सेनेटर्स। क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन बात करते हैं, हुकूमती इत्तेहाद ने अब अदलिया को जो है वो निशाने पर रख लिया। मलिक साहब, क्या लगता है अदलिया मुखालिफ बयान देकर ये सेनेटर्स अपने आप को मुश्किलात में तो नहीं डाल रहे? नहीं, मुश्किलात नहीं, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लड़ किससे गिर रहे हैं। भाई आपका काम है, अगर आपको लगता है कि आप तलाल चौधरी ने आज वही वाटर टू की, मेरे लिए इनको आदत है ताकतवरों को खुश करने की। मुझे लगा क्योंकि पहले यहाँ पे एक फिल्म ये चली थी कि जो क्योंकि मेरा ख्याल है अतर बिन अल्लाह जो जस्टिस है उनका जो इंडिकेशन आई कि ये किसी की प्रॉक्सी है, तो मुझे लगता है जैसे ये भी उन्होंने पहले ही किसी को खुश करने के लिए सबने पोजीशन ले ली। भाई आपको इतराज़ है, ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, उसने प्रोटोकॉल अगर किसी जज ने मांगा, सब मेरे से मांगा है, हुकूमत किसकी होती है? मेरा पॉइंट ये कि इसका मतलब है कि कोई आपसे प्रोटोकॉल मांगता है तो फिर आप भी उससे कुछ मांगते हैं। ये हमारी जो ये बदकिस्मती है ना हमारे, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये इदारे एक दूसरे के सामने आ गए। भाई आप लॉ मेकर हैं, यू आर पाकिस्तान, यू आर दी पार्लियामेंट, आप इसकी जितनी खामी है ना इस सिस्टम में जिसकी आप अब निशानदेही कर रहे हैं, आप इसलिए निशानदेही कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खींचा। और जब मुझे खींचा इस निज़ाम ने 76 ईयर जब आम आदमी को इंसाफ नहीं मिला, उसकी प्रॉपर्टी के किस्से नहीं खत्म हुए, यहाँ पे अदालतों का अब 100 जो इन्होंने शोर डाला हुआ 140 नंबर 140 नंबर, जब अवाम के लिए 140 नंबर है, हमारा कोई सेनेटर नहीं बोला, या हमारा कोई हुकूमत ने ये बात नहीं की कि यार ये कितनी नाइंसाफ़ी है कि पूरी दुनिया में चीज़ इस्टेब्लिश है कि इंसाफ की देरी नाइंसाफ़ी है, तो हमारे लिए तो कभी नहीं बोले। आज अदालत जरा सीधी हुई है कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। भाई पॉइंट ये है कि अगर इस निज़ाम में फ्लॉ है तो किसने इसको ठीक करना है? पार्लियामेंट ने ठीक करना है, हुकूमत ने ठीक करना है। और ये कॉमेडी ऐसी हो रही है कि ये जिसने इसको सही करना था, जो इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत का क्या काम है? अगर आपके ख्याल में हमारे जजेस जो हैं वो मेरिट पे काम नहीं करते, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे रेज करें असेंबली के अंदर कि हम जज किस तरह मुंतखब कर रहे हैं, हमारा जज बनता किस तरह है, हम उसका क्राइटेरिया बदलें, उसका कोई एग्जाम लें, उसका कोई सिस्टम बनाएं, बजाय आप करने के आप आमने सामने। वजह क्या है? मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा, लेकिन वजह ये है कि इस हुकूमत ने हमारे यहाँ सब हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं। असल तो जंग तो बनती है महंगाई से, असल जंग तो बनती है बेरोजगारी से, असल जंग तो बनती है सेहत के मसाइल से, वो करना हमने कुछ नहीं, तो हमें एक दुश्मन चाहिए। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जितनी मेरे पास इंग्लिश है मैं रोज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ, हमारी रियासत अपने आप से लड़ रही है।
राना साहब, मैं पिछले टॉपिक से आपसे सवाल पूछना भूल गई कि अक़वाम मुत्तहिदा वाला जो इशू था पीटीआई से रिलेटेड, वो उनसे मुलाकात करें, क्या बात करें। साथ ही साथ ये टॉपिक भी इसमें ज़ेर गौर है कि अता तारड़, मरियम औरंगज़ेब, ये सब लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अदलिया के जो है उसके हक़ में बात करते थे, है ना, दिफा में बात करते थे, वो याद है ना आपको टाइम। और अब जब ये हुकूमत में आ जाते हैं और इनके खिलाफ कोई बात होती है तो सारे सेनेटर्स जो हैं वो अदलिया के खिलाफ हो जाते हैं। हक़ में बात आए तो ठीक है अदलिया, ना हक़ में बात आए तो अदलिया पे तनकीदी नश्तर। अच्छा देखिए, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा का वफद मिला है ना पीटीआई से, एक बात अब आप समझें कि आप फार्म 47 से हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को ये पता है कि असल कौन जीता हुआ है, असल हुकूमत किसकी होनी चाहिए। यही वजह है कि अमरीकी वफद भी मिलता है आके, यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद भी आके उनसे मिलता है। और मलिक साहब, इसमें कितनी दुख वाली बात होगी कि इसमें जब रऊफ़ साहब मुंह पे वो लगा के टेप लगा के और बैठे होंगे और वो बात करते हुए यूं करते होंगे आए, और उन्होंने पूछा होगा क्या हुआ, तो उसने कहा, उन्होंने बताया होगा कि जी मुझ पे इस तरह हमला हुआ। फिर उन्होंने अपनी दिल की बात भी कही होगी कि ये हमला क्या हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। आपके क्या रह गई इज्जत। बिल्कुल। अब अक़वाम मुत्तहिदा का वफद की तस्वीर पूरी दुनिया में जाएगी, जिसमें एक शख्स मुंह पे टेप लगा के बैठा हुआ है और तकलीफ से उससे बोला नहीं जा रहा, चाहे वो अच्छा बोल सकते हो, लेकिन उस टाइम वो तकलीफ में ही बोलेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो क्या आप इमेज क्या रह जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अब आ जाए, ये जो जुडिशरी नहीं होगा जिसका मतलब हमारे जो ख्वाजा सरा है पूरी दुनिया में उनका जिक्र होगा, पूरे पॉपुलर हो जाएंगे। मैं तो हमारे पास एक और मैं फोर्स भी है, समझना चाह रहा हूं रानी से कि हमारे पास एक नहीं, और फोर्स भी है। बात सुने ना, ये आप इसकी बातों में ना आया करें, ये ना ऐसे ही इस तरह की बातें करता है जो ये शुक्र मनाए कि ये अभी बातें कर रहा है। इसके घर गिरवी रखवा देना उन्होंने, ये अभी कानून आ जाए कि तुमने ख्वाजा सराओं को कहा कि जी हाँ जी, कि ख्वाजा सराओं का तुम कह रहे हो, तो अब तुम साबित करो कि वो ख्वाजा सरा थे। मलिक साहब जरा एहतियात से, मैं पहले मकान भेज देता हूँ। अच्छा, अब आ जाए ये इनकी जुडिशरी की तरफ। इन्हें पता है आदत क्या थी? इन्हें आदत थी जस्टिस कयूम की, जस्टिस नसीम हसन शाह की, जस्टिस तारड़ की, जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम की। इन लोगों को आदत थी ऐसे जजेस की, ठीक है ना, जो मनपसंद जो कहते थे कि 10 साल कर दिए सजा, नहीं वो बड़े भैन कहते हैं कि बेनजीर दी सजा बता दियो, तो जिवें तुसी कहते हो भैन को कि मैं कर दूंगा, वो कर देंगे। आज भी उनका पूरा खानदान बेनिफिशियरी है इस सिस्टम का। तमाम लोग जो हैं वो MNAs को हैं, ठीक है ना। फिर आप जस्टिस नसीम हसन शाह खुद मानते हैं कि हाँ जी मैंने तो भुट्टो साहब को फांसी दी, मैंने तो प्रेशर लिया, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने उनको PCB का चेयरमैन बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया। फिर जस्टिस तारड़, उनको आपने सदर भी बनाया। आज उनके नवासे जो हैं वो क्या कहते हैं आपके वजीर इत्तलात भी हैं, उनको एक और कलमदान भी मिल चुका है। सारी वजारतें उन तक जारी हैं। सारा तारड़ भी उसी फैमिली से थे, वजीर सेहत रही वो पहले। तो ये आप जरा सोचें कि ये जो रिटायर्ड जजेस को मुस्लिम लीग नून क्यों नवाजती है, क्यों उनको उन पे वारीक कुर्बान होती है। तेरी में गावा जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, क्यों गाते हैं उनके गीत? क्योंकि जब ये लोग सर्विस में होते हैं तो इनको सर्विस दे रहे होते हैं। आई एम सॉरी, ये मैं बड़ा दुख से लफ्ज कह रहा हूँ, मेरे काजी साहब नहीं देते किसी को सर्विस, वो कानून और आइन और इंसाफ के साथ खड़े, ठीक है। और वो इन लोगों की ये जो पार्लियामेंट में गुफ्तगू है, अब वो इस पे एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह ताला। काजी साहब के, तुम मेरे जजों को बुरा कह रहे हो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, काजी साहब जरूर स्टैंड लेंगे, क्योंकि इन लोगों को डर ये है। आई एम सॉरी, एक आखिरी जुमला, कि इन्हें ये डर है कि अतर मिनल्ला और क्यानी साहब ना कुछ ऐसे फैसले देने जा रहे हैं जो शायद जरा कड़वे होंगे, इसलिए उन्हें पहले कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है। और जैसे गर्मियों में बच्चों के जिस्म पे फोड़े उगते हैं ना, ऐसे इधर से कभी कोई बोल रहा है, कभी इधर से कोई बोल रहा है, कभी इधर से बोल रहा है, एकदम से ठीक है ना। अपने आज ही ने वो जो कल इसने मलिक ने बात की थी, आज ही ने अदलिया में खराबियां नजर आ रही है। पिछले 45 सालों तो तुसी ओदे नाल एंजॉय करन दे, आज तुम्हें उनमें खराबियां नजर आनी शुरू एकदम से। मलिक साहब, काजी साहब जो हैं वो स्टैंड लेंगे, आज खुद नोटिस दिया जा सकता है इसके ऊपर? नहीं, आमने सामने तो होने की इम्कानात बढ़ गई हैं। अब देखिए, मेरा काजी साहब पीछे नहीं होंगे, याद रखना। नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारी किसी ऑब्जर्वेशन से बहस नहीं करता। मेरे काजी साहब जो हैं वो स्टैंड लेंगे अदलिया की हुर्मत के लिए। सिचुएशन बन गई जो मैं बार बार इदारे आमने सामने आ गए ना, पहले वो हल्की हल्की पिंग पोंग हो रही थी, पहले वो
दबी दबी बातें थी, अब आप सेनेट में आप तकरीरें फरमा रहे हैं, मगर वो एक इसमें भी एक सियासत है। वो सियासत ये कि आप क्यों सेनेट के अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि सेनेट के अंदर आपके ऊपर FIR नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है हाँ, इसमें एक नहीं देखे ना आपके पॉइंट्स भी पूरे होते हैं, हमारा वो जो पूरे पॉलिटिशियन करने बहुत होते हैं आपने। इंटेलिजेंट है हमारा। देखिए एक और बड़ी थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात कर दूं, कभी कभी दिल कर पड़ता है, जो अपने लिए हिफाजत करना ना, अपने फ़ायदे के लिए सोचना, ये इंटेलिजेंस नहीं होती, ये इंसान के अंदर होता है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया इस तरह है कि हमें सेल्फ डिफेंस है, जिबिल्लत है हमारी अपने लिए। खूबसूरती ये होती है, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है जब आप दूसरों के काम आते हैं, ये इसको कहते हैं आदमी से इंसान बनना। अब देखिए क्या कितनी खूबसूरत गेम खेल रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की असेंबली में या सेनेट में कुछ बात करता हूँ तो मैं हूँ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो मैं अगर अदालत में तौहीन मेरे पे लग नहीं सकती। अगर अदालत जज साहब फरमाए ना कि यार आप तो ये कर रहे हो, तो वो कहेंगे हम तो अपनी बात कर रहे थे, सुप्रीम है। ना वो नहीं जंग हो जाएगी कि हम तो सबसे सुप्रीम है, हम तो पाकिस्तान की लॉ मेकिंग है, जिसके लिए हम कानून बनाते हैं, वो मुझे कौन पकड़ता है? बाहर नहीं बात कर रहे। अगर आप पॉइंट समझिए, आप ये सारी सीरीज कहाँ से चल रही है? सेनेट के अंदर से। तो मेरा बार बार आपसे आर्गूमेंट है कि अपना सेल्फ डिफेंस सबको अजीज है। अदालत से वहाँ अपने आप को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि आप जब पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो आपके वहाँ पे कोई FIR नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान के लॉ की बात कर, मगर हैविंग सेड ऑल दिस, यही मैं कह रहा हूँ कि अब आप अगला जो मुझे डर लग रहा है, अगला रहता है कि PTI अनकरीब जल्दी वो अदलिया में की पार्टी में शामिल हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ ये होता है, जो अपोजिशन वाला होता है उसके ख्याल में हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है और जो उनका साथ दे वो अजीम है, वो अजीम है। तो हमारा जो 76 ईयर की हिस्ट्री है ना, जो असल हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री है कि आपस में लड़ाई की हिस्ट्री है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी हिस्ट्री में मुझे आई विश टू सी ए डे जिस दिन मेरे इदारे एक चीज़ पे इकट्ठे हो जाए, वो उसका नाम है पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की तरक्की। जो तुम्हारा असल काम है, तुम आपस में लड़ते रहते। ये नहीं हो सकता। नहीं ये मलिक अहमद गलत कह रहे हैं, सॉरी। हाँ कि जी हम इदारे एक पॉइंट पे नहीं हो सकते, हुए में और अवाम के लिए हुए में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं मलिक से सख्त प्रोटेस्ट करूंगा इस बात पे। काली गाड़ियां लेने में नहीं काली गाड़ियां के तमाम इदारे हमारे पाकिस्तान के अवाम के वाले से एक पेज पे कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, सानू मिलना चाहिए। नहीं सॉरी, ठीक है ना, आप अपने अल्फाज वापस ले मलिक साहब। भाई पार्लियामेंट, अदलिया, इदारे सारे जो पकड़ लें आप, वो एक बात पे तय है कि हम आपस में लड़ेंगे, हम जो मर्जी करें। सदर साहब बहुत इस्टेब्लिशमेंट से तंग होंगे और वो कहेंगे कि मजबूर हैं उफल्ला, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन वो अपनी तनख्वाह भी बढ़वा लेंगे, तैयारे में वो उम्रे भी करके आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह चेयरमैन प्लाट भी ले लेंगे, चेयरमैन सेनेट अपने भाई को एक ग्रेड 20 का अफसर भी लगवा देंगे। ठीक है, और फिर शेर अफजल मरवत जैसे कि माशाल्लाह दुबई लीग्स में नाम आ जाएंगे, हम उनको तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। ये सब जो है ना आपस में बिल्कुल रले में। पंजाब असेंबली में जब एक कुत्ते का वैर था ना आपस में, तो 2.5 मिनट में एक करारदाद मंजूर हुई थी कि जिस सब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ा दी जाए सब। ठीक है, एक पार्लियामेंट ने आज तक करारदाद मंजूर नहीं की कि बिजली के बिल कम कर दिए जाए। एक पार्लियामेंट ने आज तक करारदाद मंजूर नहीं की कि ये जो 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों के फिर रहे हैं। सॉरी याद आ गया मलिक साहब, आपके इजाजत से एक जुमला, वो कहाँ है तालीमी इमरजेंसी वजीर आजम ने जो लगाई थी? हम वो तो बड़ी खबरें चली थी कि वजीर आजम ने तालीमी इमरजेंसी लगा दी। कहाँ गई वो तालीमी इमरजेंसी? वो तालीमी इमरजेंसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ना वो लम्स के बच्चों के लिए, ना वो एचिसन के बच्चों के लिए है, ना वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वालों के लिए, वो टाट के स्कूलों के लिए थी, वो गली में रुलने वाले बच्चों के लिए थी। इसलिए वो इमरजेंसी सब मीडिया में नजर आई। 3.25 करोड़ बच्चे उनके थोड़ी हैं यार, वो तो हमारे हम है ना कीड़े मकोड़े। तो ये हमें मलक की बातों में ना आकर आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कि जी इदारे जो है वो आवाम के साथ इकट्ठे नहीं। अपने अल्फाज वापस ले मलिक साहब। कल से हम किसी और मुल्क की पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे। मलिक साहब, क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो अदलिया मुखालिफ बयानियां बनाने पर पुरजोर है? भाई वो तो इस वक्त साफ नजर आ रहा है। वो ताकतवर जो ताकतवर इदारे की तरफ जो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुआ है अदालतों से, मतलब थोड़ा सा खुल के बात कर लेने। जस्टिस कियानी की जो ऑब्जर्वेशन आप सुने, देखे ना कहाँ पे इजाफा हो रहा है। बाबर सतार से काम शुरू हुआ है, जूं एकदम
बड़ा देखिए जो सिविलाइजेशन है ना उसके कुछ तकाजे होते हैं। अब बाबर सतार अच्छा है या बुरा है ये मुझे नहीं पता, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन मुझे कानूनी तौर पर नहीं पता। उनका कहना है कि ये तो डॉक्यूमेंटेशन होती है हुकूमत तक की, वो जनाब हर 8 आने वाले टेलीफोन पर वो उसकी तस्वीरें आ रही हैं, उसके पास फलानी सिटीजनशिप है, फलानी सिटीजन। मेरा पॉइंट ये है जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये नून वाले बड़े समझदार लोग हैं, ये देखते हैं कि यार हमने किसके साथ चलना है। ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने इनसे कहा है, होते हैं ना ये पावर को बहुत समझने वाले लोग हैं और इनको पता है कि इस वक्त अदलिया के साथ टाइम देने वाला नहीं है। मगर वही बात है, अगर कोई बात करने लगा हूँ, आज सिनेरियो बदल दें, इमरान खान को आप वज़ीर आज़म बना दें और इसी तरह अतर बिन अल्लाह की यही स्टेटमेंट ले लें, कियानी जस्टिस कियानी की यही स्टेटमेंट ले लें, जस्टिस सतार कि यही के स्टेटमेंट ले लें और वो जजेस के ना वो लेटर ले लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ नून के यही तलाल साहब मेरे ख्याल में एक वही डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और वो क्या होगी कि जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाएगा वहाँ पे कुछ जिंदा रहने की चीज़ नहीं बचेगी। जिस मुल्क में जज की इज्जत नहीं है वो मुल्क नहीं है, वो जंगल बन जाएगा। ये हमने ना एक लेफ्ट में तकरीर रखी होती है, एक राइट जेब में तकरीर रखी होती है। हम देखते हैं अब हुकूमत में तो यहाँ से निकाल लेते हैं, अब अपोजिशन में है तो सिर्फ वो हम ना काके की बदलते हैं, वो सिर्फ नाम बदलते हैं, चीज़ तकरीर एक ही है। वो आपको याद है कि जब उन्हें पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म गिलानी साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब की मुझे तकरीर याद है, उन्होंने कहा था ये कोई पाकिस्तान है, ये कोई जंगल नहीं है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म देगी और तुम मानोगे नहीं। मैं देखता हूँ कि अदालतों के हुक्म को कौन नहीं मानता। ठीक है ना। अच्छा एक बात थोड़ी सी टाइम ले लूँ, हमारी जो मैं बात कर रहा था ना वो एक बड़े पुराने ज़माने में पीटीवी में ना एक शो आया करता था कॉमेडी, तो उसमें एक बंदा ना दीवार पे उस ज़माने में ये मोबाइल नहीं था तो दीवार में फिल्म का नाम लिख रहा होता है, वो लिख रहा है, एक बंदा गुजरे कहते हैं यार तुम इतने लंबे लंबे नाम लिखते हो, एक हसीना एक आशिक हाथ से लिखते हो और हर वो लिखते इतना लंबा काम करते हो। तो उसको बड़ा गुस्से से देख के कहता दे होए हम सिर्फ एक दो बदलते हैं, हसीना आशिक वही रहते हैं। कहता क्या मतलब? कहता अगली फिल्म होगी एक हसीना दो आशिक या दो आशिक एक हसीना, हसीना आशिक वही नहीं कि एक दो बदलता रहता है। राणा साहब यहीं से आ जाएंगे, इस ब्रेक ले लीजिए, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि जितने भी हुकूमती नुमाइंदे उनकी तोपों का रुख अचानक जो है वो अदलिया की तरफ क्यों हो गया। राणा साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनको नहीं तनकीद का निशाना बना रहे, अतर मिनुल्लाह ये वो इन सब के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? देखें मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ कोई उंगली उठ नहीं सकती, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है ही नहीं। और उनके जब से वो आए हैं तो पाकिस्तान की अदालतों ने तारीखी इंसाफ किए और इमरान खान जैसे आदमी के ऊपर 200 मुकदमात हमारी अदालतों में बन गए, उनके खिलाफ 20-20 घंटे की समातें होती रहीं और उनको हक के दिफा दिए बगैर सज़ाएं होती रहीं और अभी तक सैकड़ों जो लोग हैं वो जेलों में हैं। वो एक सनम जावेद हैं, उन्हें 36 दिन का सनम जावेद को किसको मुसलसल 38 दिन का रिमांड उनका चला, जो एक रिकॉर्ड है अदालतों का। फिर हमारे जजेस ने कहा कि भाई आप ऐसा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जमानतों में तो हमारे दम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब के चीफ जस्टिस में बहुत अच्छे काम हुए, जैसे मैंने ये बता दिए सारे, गिनवा दिए, ठीक है ना। फिर देखे ना लाइव समाते, वो लाइव समाते, फिर और भी देखे ना उन पे कैसे आप उंगली उठा सकते हैं। उन्होंने इंसाफ का बुलंद मुकाम मर्तबा केटू पहाड़ के ऊपर लेके गए और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सारी सजाएं ऐसे यकजुम्बिश कलम ख़त्म कर दी, उनको घर में बायोमेट्रिक की सहूलत दे दी, उनके सजाएं सारी माफ़ कर दी। तो काजी साहब ने तो इंसाफ ही इंसाफ लिखा और मैं उनका फ़ैन हूँ इसी हवाले से कि भाई वो माशाल्लाह हमेशा कानून की हिफाजत करते। तो मुस्लिम लीग नून की क्या ज़रूरत है कि उनकी तरफ उंगली कर सकें? वो सिर्फ अतर मिनल्लाह कियानी साहब और बाबा सत्तार, जहाँ से दर्द होता है वहीं पे बंदा हाथ रखता है, ये याद रखिएगा। मलिक साहब आप क्या समझते हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में एक ये आइडिया डेवलप हो चुका है कि कुछ लोग मिलकर किसी एक बंदे को या कुछ एक लोगों को टारगेट करना और सारे फिर उस पार्टी के लोग जो उसकी तरफ शुरू हो जाते हैं, जैसे अदलिया के खिलाफ अब बातें हो रही हैं। बाहर के मुल्कों में अगर हम देखें तो इस तरह की कल्चर नहीं है, वहाँ पर तो अदलिया को बहुत इज्जत दी जाती है, उनके फैसलों को बड़ी अहमियत दी जाती है।
ये कल्चर कैसा है? इस कल्चर को जरा डिफाइन करें। बाहर में देखे ना, बाहर में कोई वहाँ कोई फरिश्ते नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है कोई, मगर एक चीज़ है उनके सिस्टम में बंदे को इज्जत दी जाती है। मेरा आपसे यही सबसे बड़ा इख्तलाफ है। हमारे यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे हम बने हैं इन सब के लिए। ये जो रियासती मशीनरी है, ये जो सिस्टम है, ये आम आदमी के लिए बना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि आप मुझे टैक्स देंगे, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, इसमें सुपीरियर इन्फीरियर की लड़ाई नहीं है। आप कहते हैं बाहर अदलिया की बड़ी इज्जत होती है, ये पूरी दुनिया में देख ले। हमारे जब चीफ जस्टिस साहब गुजरते हैं, मेरी तो गिनती खत्म हो जाती है, 35 तक के मैंने गिनती नहीं आती, वो गाड़ी ही नहीं खत्म होती। मैंने तो मतलब मैं अमेरिका में रहा हूँ, मैंने तो नहीं कभी सुना कि ऐसे लगा कि एकदम जाय साहब आ गए हैं, ट्रैफिक नहीं बंद होती ना, इस तरह मैंने तो कभी नहीं देखा कि SHO साहब उन्होंने सोटियां मारनी शुरू कर दी, हटो हटो जाए। मतलब अभी ये आ रही, परसों ही बता रहा था ना कि अपना आ रहा है, क्योंकि हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास लोअर हाई कोर्ट है। मैंने नहीं कहीं इस तरह देखा। पॉइंट ये है कि आपको जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें हमारे यहाँ यही फंडामेंटल जो असल इशू है वो यही कि हम इदारों को ये नहीं समझ पा रहे कि इदारे सब का जो फोकस है, जिस तरह हम लोग हज करते हैं, खाना काबा के गिर्द घूमते हैं, वो अवाम है, वो है, ये अवाम है। यहाँ पे तो यही मसले नहीं खत्म होते। अब जी नई हुकूमत जब आपकी आती है, सबसे पहले अब टायर अपने खरीद लेते हैं इतने महंगे, और सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का बन जाता है। यार मेरी समझ से बाहर है, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक छोटी सी गाड़ी में भी आप घूम फिर रहे हैं तो आप सेफ ही थे ना। हम तो वैसे भी मुसलमान हैं, हमारा तो कीदा कि जान जानी है तो जानिए। एकदम तारें लगनी शुरू हो जाती हैं, एकदम बाहर से एक्सपर्ट आ जाते हैं। तो हमारा जो बार बार कह रहा हूँ, ये मेरे लिए वाहद हमारा शो है जिस पे हमने इतना फोकस कर दिया कि इदारे आमने सामने नहीं कभी आते। इदारे सिर्फ एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में रहते हैं, वो डायरेक्शन बनते हैं अवाम की फलाह के लिए। अवाम की फलाह के लिए। अब किस अवाम की फलाह के लिए कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जिसके 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अब इसका मतलब क्या है 40% का? इनके कद, इनकी इंटेलिजेंस, मैं मेडिकल बात बता रहा हूँ, मेडिकल कहती है, मेडिकल साइंस कहती है आपकी पैदाइश से लेकर राना साहब आपके सिर्फ 4 साल पहले हैं जिसमें इंसान का दिमाग बनता है। अगर 4 साल में आपने सही ग़िज़ाइयत ना ली तो आप जितने मर्जी बाद में देसी घी खा लें, बादाम खा लें, आप दिमागी तौर पे ज़हीन नहीं हो सकते। मैं आपको मेडिकली बताने लगा हूँ, ये प्रूवन फैक्ट है। जो बड़ी तारें बिजली की गुजरती हैं, इसके नीचे जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के दिमाग डेवलप नहीं होते। मैं आपको साइंटिफिकली बताने लगा हूँ, ये जो लेड बेस्ड पेट्रोल है जिसका धुआं निकलता है, ये मेडिकली प्रूवन हो गया कि लेड के धुएं में रहने वाले बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, वो मैथ नहीं पढ़ सकते, वो साइंस नहीं पढ़ सकते। तो हमारे तो मसले कुछ हो रहा है कि जज के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मगर कमाल ये नहीं, उससे भी बड़ी लड़ाई ये नहीं है। लड़ाई तो तब है कि जिस दिन जज ने कहा था कि मेरे बेटे को प्रोटोकॉल दो, इतनी बड़ी खबर आती जज पे कोर्ट ऑफ कंडक्ट का, वो कुछ नहीं करना, मेरा पॉइंट आप फॉलो नहीं कर रही। हमने हर दूसरे की गलती अपने पास जेब में संभाल के रखी है कि काका जिस दिन तुम मेरी बात करोगे तब बताओ। ये लड़ाई नहीं होती। लेकिन फैसला आपने पूरी एक वो फाइल रखी हुई थी, मेरे पास सारे सबूत हैं। लड़ाई तो ये है ना कि जिस दिन वायलेशन हुई आप उसी दिन कोर्ट ऑफ कंडक्ट पे जाएं। जी ये एक जज साहब के ये नाम है, ये इसका नाम ताहिर मलिक है, ये कहता है मेरा बेटा अमेरिकन जा रहा है, इसको VIP ट्रीटमेंट दो, ये राइट नहीं है। ये पासन में VIP कौन है? पासन का सिटीजन है। एयरपोर्ट किसके पैसे से बनी है? पासन के सिटीजन से बनी है। वो एयरपोर्ट में AC जो चल रहा है उसके पैसे कौन दे रहा है? सिटीजन से। बिल्कुल अवाम के राइट्स जो उन्हें मिलते नहीं है। ये असल पॉइंट। राना साहब, अब जैसे कि नून लीग जो है उसने एक नैरेटिव डेवलप कर लिया अदलिया मुखालिफ तकरीर का या अदलिया मुखालिफ इज़हार ख्याल का। PTI का अब क्या नैरेटिव होगा इसके बाद? PTI के पास एक ग्राउंड है। अब अभी एक आपके प्रोग्राम में मैंने एक छोटी सी खबर भी दे दूं कि आज रात मेरी इतलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से ग्रैंड अपोजिशन का जो वफद है वो मिल रहा है। अच्छा। और आज रात हो सकता है ग्रैंड अपोजिशन का ऐलान हो जाए। ओके। तो ये हो सकता है आज रात आपको एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ जाए। अच्छा, दूसरी बात यह कि मलक ने जो कुछ बताया है कि जिन हालात में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं तो मलक को सलाम करूंगा कि इसने मैट्रिक कर लिया इन हालात में। नहीं तो 8वीं में पता लग गया। 8वीं में से पता चल गया। मौलाना फजलुर रहमान की और अपोजिशन लीडर्स की जो है वो मुलाकात हो रही है, अभी मौजूद है, अभी चल रही है। हाँ। अच्छा देख ले, मैं तो प्रोग्राम में बैठा था, मुझे जो है जादू है ना, मैं भी मलक मुझे मानता नहीं है, मैं वावडा साहब के करीब ठीक है ना, हो जाती है। बाकी रह गई अदालतों की जो मलक ने सारी बात की है, मेरा ख्याल बड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है कि एक अदालत जो है ना वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। एक अदालत में आपके दौलत, ताकत, आपका सब कुछ, आपके सारा कुछ जो है ना वो ज़ीरो होके रह जाता है। और उस अदालत के अंदर
गरीब की जो है ना बड़ी इज्जत होती है और उसकी आह जो है ना कहीं ज़रूर उस अदालत तक पहुंचती है। मैंने बड़े बड़े आमिरों को, जनरल मुशर्रफ को देख लें, वो अल्लाह उनकी मगफरत करे, जिस तरह की बीमारी का शिकार हुए वो दुनिया में शायद एक या दो लोगों को होती है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है आपकी अदालतें हैं भाई, आप इन अदालतों के अंदर बैठें, एसी लगाएं, शेरवानियाँ पहने, पीछे कुर्सी खींचने वाला हो, शोफर हो, गाड़ी हो, बाहर निकले, लेकिन अल्लाह की अदालत में जाके हमें जवाब देना है। और आपने पाकिस्तानी कौम के साथ जो सलूक किया है ना, हाँ, माफ़ी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे सब कुछ करें, आपको माफ़ी नहीं मिलने सही। बहुत शुक्रिया राना साहब, ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, अदालतें, इदारे जो हैं वो आवाम की फलाह के लिए हैं। सैन पार्लियामेंट, यहाँ पर आवाम की बात, उनके मसाइल रखना चाहिए, ना कि आपस की खलिश और आपस में जो तौहीन होती है उसके हवाले से बातचीत करना, ये कहीं भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।